Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, a lecturer computer, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मीनिंग होता है मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करना, मतलब रन टाइप पे एलोकेट करना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है लर्न करने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसको बहुत ही हम सिंपल तरीके से लर्न करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डायनामिक डेटा क्या होता है। डायनामिक डेटा का मतलब कीप चेंजिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एक ऐसा डेटा जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज होता रहता है। स्टैटिक डेटा वो डेटा होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम अनचेंज रहता है। तो ये जो दो वर्ड है स्टैटिक और डायनामिक, ये वर्ड्स का स्पेसिफिक मीनिंग है सी प्रोग्रामिंग में। स्टैटिक का मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम और डायनामिक का मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग एट रन टाइम। कोई भी चीज कंपाइल टाइम पे हो रही है तो वो स्टैटिक होती है और जो रन टाइम पर हो रही है वो डायनामिक होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं लिस्ट ऑफ कस्टमर। अब लिस्ट ऑफ कस्टमर अगर हम इसको फिक्स कर देंगे हमारी लिस्ट ऑफ कस्टमर को तो वो स्टैटिक हो जाएगी, लेकिन अगर वो चेंजिंग है, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो वो एक डायनामिक डेटा है, तो उसको हमको डायनामिकली हैंडल करना पड़ेगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक परमिट अस टू एलोकेट एडिशनल मेमोरी स्पेस एंड टू रिलीज अनवांटेड स्पेस एट रन टाइम। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की हेल्प से, अगर हम डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट करें तो उसकी हेल्प से हम रन टाइम पर एडिशनल मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और जो अनवांटेड मेमोरी होती है उसको हम रिलीज भी कर सकते हैं रन टाइम पे। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसी मेमोरी यूज करेंगे। इससे हमारा जो स्टोरेज स्पेस होता है वो ऑप्टिमाइज होता है। तो हम स्टोरेज स्पेस के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए डायनामिक मेमोरी का एलोकेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस का मीनिंग है कि हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं स्टोरेज स्पेस का। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमको रन टाइम पर मेमोरी को हैंडल करना है और मेमोरी जो है वो रन टाइम पर एलोकेट होती है और रन टाइम पर ही हम उसको डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, तो इससे हमारा मेमोरी स्पेस सेव होता है, हम मेमोरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। अब हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए 4 मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है मैलोक फंक्शन, दूसरा होता है कैलोक फंक्शन, तीसरा होता है फ्री फंक्शन और फोर्थ होता है री एलोक फंक्शन। सो मैलोक, कैलोक, फ्री एंड री एलोक, ये 4 हमारे पास फंक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग में। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल में होते हैं और इन फंक्शंस की हेल्प से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन होता है वो मैलोक फंक्शन होता है। malloc function allocates request size of bytes and return a pointer to the first byte of the allocated space। malloc function क्या करता है? malloc function requested size of byte को allocate करता है और return a pointer to the first byte of the allocated space, और हमारा जो pointer है वो return करता है। तो इसका एग्जाम्पल है ptr इक्वल टू कास्ट टाइप। अब इसकी टाइप कास्टिंग करनी होती है क्योंकि जो इसका पॉइंटर रिटर्न टाइप होता है उसका एक्चुअली कोई टाइप नहीं होता, वॉइड टाइप होता है। तो हम इसको जो भी हमारा पॉइंटर का टाइप होगा उस टाइप में इसको टाइप कास्ट करेंगे। टाइप का स्टार, फिर मैलोक और फिर बाइट साइज। तो यहाँ पर एग्जांपल में हम समझ सकते हैं x हमारा कोई पॉइंटर हो गया इक्वल टू इंटीजर स्टार, फिर इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, फिर मैलोक, फिर 100 इंटू साइज ऑफ int सेमीकोलन। द मैलोक फंक्शन रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ साइज 100 टाइम्स ऑफ इंटीजर, रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ वॉइड टाइप। मैलोक फंक्शन क्या करता है? रिजर्व ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ साइज 100 टाइम्स ऑफ इंटीजर, रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ वॉइड टाइप। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि इससे हमको 100 ब्लॉक्स मिल जाएंगे मेमोरी के और वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा और वो हम इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे। फिर उसके बाद एक और फंक्शन है हमारे पास मैलोक फंक्शन का एक और एग्जांपल है cptr इक्वल टू, हमने कैर स्टार मैलोक 10 लिखा, तो इट एलोकेट 10 बाइट ऑफ स्पेस फॉर पॉइंटर cptr टाइप कैरेक्टर। उसी तरह से हम स्ट्रक्चर के लिए भी लिख सकते हैं stvar इक्वल टू स्टोर स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टोर।
एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए, एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के लिए हमने मैलॉक फंक्शन से मेमोरी को अलोकेट किया। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैलॉक फंक्शन से मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं। कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं, इंटीजर के लिए कर सकते हैं, किसी यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो मैलॉक फंक्शन होता है वो वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो हम उसको स्पेसिफिक पॉइंटर में टाइप कास्ट करते हैं बिफोर असाइनमेंट। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो होता है हमारे पास कैलॉग फंक्शन। जो हमारा कैलॉग फंक्शन है वो अलोकेट स्पेस फॉर एन एरे ऑफ एलिमेंट, इनिशियलाइज देम टू 0, देन रिटर्न अ पॉइंटर टू द मेमोरी। क्या करता है? अलोकेट करता है स्पेस फॉर एन एरे ऑफ एलिमेंट, इनिशियलाइज देम टू 0। अब इसमें क्या होता है, पहले में हमारे पास मैलॉक में गार्बेज वैल्यूज इनिशियलाइज होती थी, अब इसमें हम लोगों की इनिशियलाइजेशन 0 हो जाता है और रिटर्न अ पॉइंटर टू द मेमोरी, मेमोरी का पॉइंटर रिटर्न करता है। देखिए कैसे करेंगे, str ptr इक्वल टू स्ट्रक्ट रिकॉर्ड स्टार कैलॉग 30 साइज ऑफ स्ट्रक्ट रिकॉर्ड। तो इस तरह से हम लोगों को कैलॉग के अंदर थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। वहां पर एक सिंगल पैरामीटर था, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हो जाते हैं। पहले में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे और कॉमा लगा के फिर दूसरे में हम हर एलिमेंट की साइज को मेंशन करेंगे। इससे हम लोगों का कैलॉग फंक्शन जो है एरे ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। तीसरा फंक्शन हमारे पास है वो होता है रीअलोक फंक्शन। रीअलोक में क्या होता है, मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। जो हमारा प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस है उसकी साइज को मॉडिफाई करता है रीअलोक। ptr इक्वल टू कैर स्टार मैलोक 10 इक्वल टू साइज ऑफ कैर। तो इससे क्या हो रहा है, ptr जो है हमारा पॉइंटर वो कैर स्टार हमने किया, मतलब इसकी हमने टाइप कास्टिंग कर दी, मैलोक लिख के हमने 10 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर। तो मतलब हमने 10 एलिमेंट्स के लिए इनिशियली मेमोरी एलोकेट करवाई मैलोक के थ्रू, बट फर्दर हमको साइज को चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ptr इक्वल टू कैर स्टार रीअलोक ptr कॉमा न्यू साइज। तो ये नई साइज आ जाएगी, नई साइज मेंशन। इफ यू वांट टू रिड्यूस और इंक्रीज द साइज चेंज द न्यू साइज। जो भी हम साइज में 10 की जगह 20 करना चाहते हैं या 10 की जगह 5 करना चाहते हैं तो हम रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, और नई साइज हमको मिल जाएगी रीअलोक फंक्शन से। और जो हमारा लास्ट पॉइंटर है वो ये है कि जब हम मेमोरी एलोकेट कर देते हैं मैलोक, कैलोक या रीअलोक से, तो उसके बाद हमारा जो वर्क ओवर होने के बाद हमें मेमोरी को फ्री करना होता है। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन की हेल्प से हम मेमोरी को फ्री करते हैं, प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी को फ्री कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 फंक्शन है, मैलोक, कैलोक, रीअलोक, फ्री। इनके हमारे सिंटेक्सेस हैं स्पेसिफिक, इनकी हेडर फाइल है। इनकी हेल्प से हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं और मेमोरी को रीअलोकेट करते हैं, मेमोरी को फ्री करते हैं। इन सभी फंक्शंस का डेटा स्ट्रक्चर में बहुत यूज है। डेटा स्ट्रक्चर में हमको काफी जगह डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी होती है, तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोगों को इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। So this is all about the theoretical part of dynamic memory allocation. Now we will move to the Turbo C compiler. तो हम Turbo C compiler में जाएंगे और Turbo C compiler पर जाकर हम नई फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल किया मैंने और हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे इसके लिए, इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, फिर हैश इंक्लूड stdlib.h, फिर void main, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हम लोगों को मेमोरी को अलोकेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले हमें एक इसके लिए एक पॉइंटर चाहिए, इंटीजर स्टार ptr, फिर हम लिखेंगे ptr इक्वल टू इंटीजर स्टार। ये हमने टाइप कास्टिंग कर दी इसकी। फिर हम लिखेंगे मैलोक
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हमको सपोज 10 इंटीजर के लिए स्पेस चाहिए, हम लिखेंगे, या इनिशियली हम सपोज साइज ऑफ ऑपरेट लगाएंगे। इंटीजर के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो हमने इंटीजर के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। इस तरह से हमारा ये पीटीआर में मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हम मेमोरी हमारे पास एलोकेट हो गई, तो हम इस पीटीआर में कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिंटफ लगाना है। प्रिंटफ एंटर एनी इंटीजर स्कैनफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर एम्परसेंट ऑफ वेरिएबल लिखते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास एड्रेस ही है ऑलरेडी पीटीआर में, तो हम पीटीआर डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। अब इस वैल्यू को प्रिंट करवाना, हम लिखेंगे प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ एंटर्ड इंटीजर इज इक्वल टू परसेंटाइल डी कोमा पीटीआर, ठीक है, गेट ch। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। और ये प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि मैलोक की हेल्प से एक सिंगल इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट की है। उसको हमने मेमोरी का जो एड्रेस रिटर्न हुआ उसकी हमने टाइप कास्टिंग करके उसको पीटीआर में स्टोर करवाया, और हमने यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाई, उसको पीटीआर उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाया और उस वैल्यू को प्रिंट करवाया। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने पर हम इंटीजर वैल्यू मांगा था, हमने 5 इंटर कराया, और वैल्यू जो है हमारा द वैल्यू इंटर इज दिस। सो जस्ट वी विल डू वन थिंग, यहाँ पर हम लोगों को इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, तो हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं, इससे टाइप कास्ट हो जाएगा। ये एक लॉजिकल एरर था प्रोग्राम में जो हमने रिमूव कर दिया। अब हम ऑल्ट F9 करते हैं, ये ऑल्ट F9 हो गया, फिर कंट्रोल F9 करते हैं। तो अब हम फिर से इस प्रोग्राम को करते हैं, 5 करते हैं एंटर, द वैल्यू एंटर्ड इज 5। तो इस तरह से हमने अपना प्रोग्राम रन किया। अब इसके बाद हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम प्रोग्राम को। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर इसके लिए एरे के लिए बनाते हैं प्रोग्राम को। तो एरे के लिए हम क्या करते हैं, 10 एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज को करते हैं। तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो 10 एलिमेंट्स के लिए हमको सारा मिल जाएगा। अब उसके लिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी लूप को चलाने के लिए, तो हम आई ले लेंगे। और क्योंकि हम बार बार स्क्रीन को क्लियर करना है हमें, तो क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे इसमें। और यहां पर एक हम लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 10, i प्लस प्लस, फिर इसके बाद ये हो गया हमारा ptr प्लस प्लस। इस तरह से हम लोगों ने हमारा पीटीआर में हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 10 एलिमेंट्स की। अब इन वैल्यूज को हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये सेम लूप जो है फिर से यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ के लिए, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। लेकिन क्योंकि हमारा पीटीआर इंक्रीज हो गए, ये चला गया है लास्ट एलिमेंट पे, तो इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना पड़ेगा। जो हमारे पीटीआर की वैल्यू है उसे किसी एक पॉइंटर में और स्टोर करवाना पड़ेगा। तो एक पीटीआर ये हो गया और एक पीटीआर हमारा हो जाएगा पीटीआर यू, जो यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों को पीटीआर मिला है
उसको हम चेंज करने के बजाय PTR-U में PTR की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, जिससे कि ये वैल्यू चेंज ना हो। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमको फिर से PTR PTR-U में PTR की वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, और ये PTR-U हो जाएगा। यहाँ पर भी ये PTR-U हो जाएगा, यहाँ पर भी ये PTR-U हो जाएगा। PTR-U इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। इसमें हम 10 इंटीजर एरे एलिमेंट्स के लिए प्रोग्राम बनाया हमने। इसमें मैलोक के थ्रू 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट कराएंगे और पहले एलिमेंट का एड्रेस PTR में स्टोर करवा देंगे। फिर PTR से वो एड्रेस PTR-U में स्टोर हो जाएगा और PTR-U के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को इनपुट करवा लेंगे यूजर से। फिर अगेन हमारा क्योंकि PTR इंक्रीज होकर आगे जा चुका है तो फिर से रीअसाइन कराएंगे PTR की वैल्यू PTR-U में, और फिर से हम सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, Alt F9 करते हैं, सो देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, Ctrl F9। तो हम लोगों को सबसे पहले 10 इंटीजर्स इनपुट करने हैं, तो मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह से हमारे सारे एंटर्ड वैल्यू प्रिंट हो। इसके फॉर्मेट को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। इसके लिए हमें बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हम /n कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं एंटर %d I +1, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर, वैल्यू ऑफ %d I +1। अब इसका आउटपुट फिर से हम देखते हैं। Alt F9 किया हमने, Ctrl F9 किया। फर्स्ट इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। The value of first integer is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमने मैलोक फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को बनाया, और मैलोक फंक्शन के थ्रू हमने मेमोरी को सिंगल इंटीजर के लिए एलोकेट किया और मल्टीपल इंटीजर के लिए एलोकेट किया। इस प्रोग्राम में हम एक चीज और कर सकते हैं कि getch के जस्ट बाद यहाँ पर हम फ्री फंक्शन यूज करके जो पॉइंटर से हमने मेमोरी एलोकेट कराई है उस मेमोरी को हम डी एलोकेट करवा सकते हैं। इस तरह से मेमोरी जो एलोकेट हुई वो डी एलोकेट हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो हमारा मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगा और वो किसी और पर्पज के लिए यूज आएगा। So this is all about dynamic memory allocation. Hope this video lecture is very useful for you. Thank you.